नमस्कार दोस्तों। कल हमने हाँ व्यंजनों में स्वर का अध्ययन किया था। स्वर और उसके वर्गीकरण, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन कैसे होता है, क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं, ये था कल का हमारा। अब उसी क्रम में आगे आज हम सीखेंगे व्यंजन। वर्णमाला में व्यंजन क्या है, इनका क्या महत्व है, इनका वर्गीकरण कैसा है, इनसे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं, हम क्या पढ़ें ताकि परीक्षा में वर्णमाला चैप्टर से आने वाले प्रश्नों का सही जवाब दे सके, सटीक जवाब दे सके, जल्दी से जल्दी दे सके, वक्त भी बचाएं और स्कोर भी बहुत अच्छा करें। बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए हमें सटीक अध्ययन की जरूरत है। तो देख, व्यंजन, वर्णमाला के दो भेद होते हैं, एक स्वर होते हैं, एक व्यंजन होते हैं। कल आपको बताया, आप जानते भी हैं। इस चीज को मुझे नहीं लगता आपको बताने की भी जरूरत है। पर फिर कल हमने पढ़ लिया कि स्वर कितने होते हैं, स्वरों के क्या प्रकार होते हैं, उन्हें किस किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, कौन से वर्ग में कौन से आते हैं, ये सारे क्वेश्चन हमने कल सॉल्व किए थे। ऐसे ही आज स्वर, ये इतने सारे व्यंजन हैं हमारे। क ख ग घ ङ, यहाँ से हम शुरू करते हैं और ज्ञान तक पहुंचते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सबने पढ़ा होगा कि हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षर। कल हमने स्वर कितने पढ़े? 13। तो आज हमें कितने अक्षरों का अध्ययन करना? 52 में से 13 घटाएंगे, 39 अक्षर। तो अब देखते हैं कि 39 कैसे होती है और इन्हें कैसे कैसे वर्गीकृत किया जाए। एक इनकी लिखने की भी एक प्रणाली होती है। अगर हम सही तरीके से लिखते हैं तो हमें ये समझना बहुत आसान होता है। जो लिखे जाते हैं वो कैसे लिखे जाते हैं? पहले पहले 5 लाइनें 5-5 की लिखी जाती हैं, बाद की 3 लाइनें 4-4 की लिखी जाती हैं। इसका मतलब ये कितने हुए? 5 × 5 25 और 4 × 3 12, ये तो 37 हुए। हमें तो 39 लेने हैं। तो ये अभी हम सीखेंगे कि हम कैसे इन्हें 52 बनाएंगे। सबसे पहले ये क ख ग घ ङ च छ ज झ, यहां से लेके और यहां तक, इन ये पूरे एक ही वर्ग में आते हैं। इसे बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन में 25 वर्ण होते, 25 अक्षर होते। क ख ग घ ङ च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण थ थ द ध न प फ ब भ म। इन 25 अक्षरों का क्या है, ये क्रम में लिखे होते हैं। ये इसके 5 वर्ग हैं। जैसे ये है पहला, इसका नाम दे दिया क वर्ग। क वर्ग। ये है, इसे बोल दिया च वर्ग। ऐसे ही ये है ट वर्ग। ये दोनों क्या हो गए? ये क वर्ग और ये प वर्ग। 5 वर्ग हो गए। प्रत्येक वर्ग में 5-5 अक्षर है। तो ऐसे करेंगे तो इसे बोलेंगे प्रथमाक्षर। प्रथमाक्षर, इसे बोलेंगे द्वितीयाक्षर। द्वितीयाक्षर, तो इसे तृतीयाक्षर, इसे चतुर्थाक्षर और इसे पंचमाक्षर। इनकी क्लासिफिकेशन के हिसाब से आगे हमें घोष, अघोष और अल्पप्राण, महाप्राण, इनके वर्गीकरण के आधार पर ही जब हम यहाँ सीख लेंगे तभी उन्हें सीख पाएंगे। ये 25 कैसे होती है? 5 वर्ग और पांचों में प्रथमाक्षर, द्वितीयाक्षर, तृतीयाक्षर, चतुर्थाक्षर और पंचमाक्षर। इन पांचों के पंचमाक्षर को, यहाँ एक बात बड़ा समझने लायक है, इन पांचों को, इस लाइन में जो 5 होते हैं, अंग य ण न म, इन पांचों को बोलते हैं नासिक व्यंजन। आप नोट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है नासिक व्यंजन। सभी नासिक व्यंजन स्पर्श व्यंजन होते हैं। क्लियर है? क्यों हम ये केवल स्पर्श व्यंजनों की बात करते हैं? सभी वर्गों के पंचमाक्षरों को, 5 वर्ग होते हैं, स वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग और फ वर्ग। पांचों वर्गों के पंचमाक्षर को नासिक की व्यंजन बोला जाता है। क्यों बोलते हैं ये समझ लीजिए। इनका उच्चारण करने के लिए हमें नाक का सहारा लेना पड़ता है। न, ड़, य, म। तो हमें इनका उच्चारण करने के लिए नाक का भी सहारा लेना पड़ता है, इसलिए इन्हें बोलते हैं नासिक के व्यंजन। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है इनमें से नासिक व्यंजन कौन सा है, या इनमें से 3 लिखे होंगे, बोलेंगे इनमें से कौन सा व्यंजन एक नासिक व्यंजन नहीं है। इस तरीके के प्रश्न आते हैं।
ये हो गए नासिक व्यंजन। बाकी ये ये प्रथमाक्षर हर एक वर्ग का, ये द्वितीयाक्षर, ये तृतीयाक्षर, ये चतुर्थाक्षर और ये पंचमाक्षर। ये कवर्ग, ये चवर्ग, ये टवर्ग, ये तवर्ग और ये अवर्ग। ये पूरे 25 क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हुई दोस्तों? 25। और हम कैसे पढ़ते हैं? प फ ब भ म य र ल व। मतलब ये हमने अभी नहीं पढ़े। य र ल व, स स ह क्षे क्षेत्र ज्ञान। गाँवों में मोस्टली श्रव ही नहीं होता है। तो य र ल व ये होते हैं, इन्हें बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। इन्हें क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन। इन्हें क्या बोलते हैं? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। और इन्हें चारों को बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। ये कम से कम दो अक्षरों से मिलके बने होते हैं। संयुक्त व्यंजन। अब हमें समझना ये है कि ये हुए हमारे 25। ये कितने होते हैं अंतस्थ व्यंजन? 4। ये ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4। और ये कितने होते हैं? 4। ये कितने हुए दोस्तों? 4 4 4 यानी 12। इधर हमारे कितने थे? 25। हुए कितने? 37। अब दो वर्ड कौन से रह गए? ये दोनों होते हैं द्विगुण व्यंजन, ड और ढ। इन्हें बोलते हैं द्विगुण व्यंजन। द्विगुण। और ये जो है ये ऐसा माना जाता है कि फारसी से हिंदी में शामिल हुए। इन्हें बोलते हैं आगत। आगत व्यंजन। अब हम इन दोनों को साथ साथ तो वर्णमाला में स्थान दे नहीं सकते, क्योंकि हमें तो 52 ही वर्ण लेने हैं। अभी इस वक्त द्विगुण व्यंजन का स्थान इनसे ऊपर है। पर वो ये सरकारों का काम है कब कौन से वर्ड रखने कौन से नहीं रखने। ये जफ नहीं है, यह ज और फ। इनमें रेफ होता है दोनों के बीच। ज फ। वो वाला जा जो जेड से बनता है अंग्रेजी में। और फ, एक फा पीएच से बनता है, एक एफ से बनता है। ये एफ वाला फ। ज फ। ये आगत व्यंजन है। ये त्रिगुण व्यंजन है। कई बार परीक्षा प्रश्न आता है आगत व्यंजन कौन से? ड ढ लिखा होता है, ज फ लिखा होता है, दो विकल्प और लिखे होते हैं, कंफ्यूजन। ये आगत व्यंजन है, ये द्विगुण व्यंजन है, ये अंतस्थ व्यंजन है, ये ऊष्म व्यंजन है और ये संयुक्त व्यंजन। अब हमारी वर्णमाला पूरी कैसे होती है? 13 स्वर, 25। वर्णमाला पूरी कैसे होती है? स्पर्श व्यंजन कितने हुए? 25। द्विगुण व्यंजन हम या तो इन्हें लेंगे या इन्हें लेंगे, इन दोनों में से एक को ले सकते हैं, इसलिए यहाँ हम एक ही लिखेंगे, 2। अंतस्थ व्यंजन 4। एक और महत्वपूर्ण बात है, अंतस्थ व्यंजन को अर्ध स्वर भी कहा जाता है, क्योंकि इनके बोलने के लिए कुछ भी पूरा नहीं करना होता। ना दांतों का पूरा प्रयोग होता है, ना जीभ का पूरा होता है, ना दांत का, तालू का, कंठ का, ना मूर्धा का पूरा प्रयोग नहीं होता है। सबके आधे आधे प्रयोग होते हैं, ओठों का भी पूरा प्रयोग नहीं होता। इसलिए इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि इनमें से अर्ध स्वर क्या है? जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं य र ल व, इन चारों को अर्ध स्वर भी कहते हैं, आप याद रखेंगे। इनकी संख्या 4। इनके 3 नाम है, ऊष्म व्यंजन, संघर्षी व्यंजन या दोनों मिला के ऊष्म संघर्षी व्यंजन। ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन या दोनों को मिला के ऊष्म संघर्षी व्यंजन। ऊष्म संघर्षी व्यंजन इनकी संख्या 4। संयुक्त व्यंजन स्र, क्षेत्र, ज्ञान। स्र क्या होता है? इस वाले सका और स और र, इन दोनों का जो संयुक्त वर्ण बनता है वो होता है स्र। क के साथ पेट चीरा वाला सा, इससे बनता है छे, क्षत्रिय या रक्षक में जो छे। तो और र के संयोग से बनता है त्र और ज और य।
जो च वर्ग का जो पंचमा अक्षर होता है उसके और ज के संयोग से बनता है ज्ञ। ये चारों वर्ण संयुक्त होकर बनते हैं, इसलिए ये संयुक्ताक्षर हैं, संयुक्त व्यंजन हैं, संयुक्त वर्ण हैं। ये इसके नाम। ये काय काय से बने? स्र बना है स और र से, छ बना है क और पेट चीरे स से, त्र बना है त और र से, और ज्ञान बना है ज और य से। इनकी संख्या 4। अब देखने दो, 25 2 27 4 31 4 35 और 4 45। स्वर इसके साथ ये 39 और स्वर कितने? 13। कुल मिला के कितने हो गए? 52। यानी हमारी वर्णमाला पूरी 52 अक्षरों की होती है। अब इसका जो क्लासिफिकेशन हुआ, वर्गीकरण हुआ, वो कैसे हुआ? स्वर 13, स्पर्श व्यंजन 25, त्रिगुण व्यंजन 2, अंतस्थ व्यंजन या अस्वर 4, कोश संघर्षी व्यंजन 4 और संयुक्त व्यंजन 4। 13, 25, 2, 4, 4, 4, कुल योग करेंगे तो 52। कोई दिक्कत? ओके, चलो। अब व्यंजनों को उनके जो आवाज निकलती है, कंपन होता है, घोष होता है, उसके आधार पर दो भागों में बांटा गया है। एक को बोलते हैं घोष या सघोष और दूसरे को बोलते हैं अघोष। जिसमें कंपन नहीं होता वो क्या होता है? अघोष। जिसमें कंपन होता है वो क्या होता है? घोष या सघोष। तो कैसे होता है कि जो पंचमाक्षर थे, प्रत्येक पंचमाक्षर का पहला, यानी जो, सॉरी, जो वर्ग थे, जो स्पर्श व्यंजन थे, तो प्रत्येक वर्ग का प्रथमाक्षर और द्वितीय अक्षर नहीं आए। ये जो है, इसका ये पहली वाली लाइन और दूसरी वाली, देखो इसे थोड़ा साफ करा। प्रथमाक्षर और द्वितीय अक्षर प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का प्रथमाक्षर और द्वितीय अक्षर, ये क्या होते हैं? घोष के सघोष। देखो, प्रत्येक वर्ग का प्रथम अक्षर, द्वितीय अक्षर, और इसके बाद 3 स, श श श श, सी की बजती है। एक स जो संस्कृत के शब्दों में इस्तेमाल होता है, या जिसे कीर्ची रसा भी बोलते हैं, जो सरकोण में आता है। और एक स, सम्मत संस्कार, ये वाला स। 3 स, सॉरी, 3 स और पांचों वर्ग के प्रथम दो अक्षर, क क ख, त्य छ, ट ठ, त थ और प, ये 13 अक्षर क्या होते हैं? अघोष व्यंजन। अघोष, इनको बोलते हुए कंपन नहीं होता। सघोष कौन से होते हैं? अब जो भी बचे, दो दो हमने ले लिया प्रत्येक वर्ग से, तो बचे कितने कितने? 3 3। ये था, इसमें हमने प्रत्येक वर्ग से दो दो ले लिए, तो बचे कितने कितने? 3 3 बचे। शायद अब समझने के लिए काफी। देखो, अब करते हैं बंटवारा भूत और अघोष का। यहाँ से एक लाइन खींची, यहाँ से इधर वाले
ये अघोर, इन्हें बोलते हुए कंपन नहीं होता। इनके साथ क्या मिला दिए? ये तीन सब। ये कितने? 10। वो कितने? 3। इन्हीं के साथ लिख देते हैं उन्हें, सब, सब और सब। इस लाइन को यहाँ से मिटा देते हैं। अब इस लाइन को यहाँ से बड़ा कर देते हैं। ये क्या हो गए आपके? अघोष। इनकी संख्या 13। अब जो बचे, बचे कितने? देखो, अब बचे यहां से ये 5, ये तो संयुक्त अक्षर, और ये सभी या इसी लाइन को यूं करके खींचना है, देखो, इन्हें मिटा दो और इन्हें मिटा दो। ये तो हमने वहां लिखी थी। ठीक, ये पूरा मिटा दिया हमने। देखो, इसी में हम अब इसी में लिख देंगे हम, देखो, ये 15। अब इसमें हमें क्या लिखना था? य, र, ल, व और ह। इन सबको मिला के ये बन गए आपके अघोष। वो अघोष थे, ये सघोष हो गए, सघोष। इनकी संख्या कितनी हुई दोस्तों? 5, 5, 5, 5, यानी 20। और इन्हीं में शामिल होते हैं 10 स्वर और। स्वर कौन से? अ, आ, इ, ई, ओ, ओ, ए, ऐ, ओ और औ। कुल मिला के ये कितने हुए? 30। अघोष शब्दों की संख्या 13, घोष या सघोष शब्दों की संख्या 30। कौन कौन से? किसी भी वर्ग के पहले और दूसरे अक्षर और उनके साथ तीनों स। ये 13 अक्षर होते हैं अघोष। बाकी सभी वर्गों के अंतिम 3 पंक्तियां, यानी तृतीयाक्षर, चतुर्थाक्षर और पंचमाक्षर, तो ये 15 हो गए। उसके बाद ये लघु, 4 अंतस्थ, ह, एक उष्ट, 20 हो गए। और 10 स्वर भी इनमें से, अ, आ, इ, ई, उ, ए, ऐ। देखो, सघोष, सघोष, ये पहले वर्ग के, ये दूसरे वर्ग के, ये तीसरे वर्ग के, चौथ, ये 5 का वर्ग, ये 3 चवर, टवर, टवर और पवर। ये अंतस्थ और एक ये ऊष्म। उसके बाद ये स्वर, ये क्या होगा? स्वर। कुल मिला के ये कितने हुए? 30। अब एक होता है जब हम किसी अक्षर को बोलते हैं, उसका उच्चारण करते हैं, तो हमारी जो अंदर से हम जिस हवा का इस्तेमाल करते हैं, जो वायु निकलती है, वो कैसे निकलती है, उसके आधार पर, प्राण वायु के आधार पर जो वर्गीकरण है उसे बोलते हैं अल्प प्राण या महाप्राण। 2 प्रकार के होते हैं। अल्प प्राण का मतलब सीधा सा है, जिनको बोलने के लिए कम प्राणवायु की आवश्यकता होती है। अल्प प्राण जिनको बोलने के लिए अधिक प्राणवायु की आवश्यकता होती है, वो महा। ये कैसे होते हैं? या रटना नहीं है, सिर्फ समझना। यहाँ आप देख रहे होंगे क के बाद ख नहीं लिखा, ग लिखा।
क यहाँ है, ख यहाँ, ग घ ङ च छ ज झ य ट थ ड ढ ण। कहने का मतलब ये है कि किसी भी जो स्पर्श व्यंजन होते हैं उनका किसी भी क वर्ग में ले लो चाहे च वर्ग में ले लो, सभी प्रथमाक्षर, तृतीयाक्षर और पंचमाक्षर, प्रथमाक्षर, तृतीयाक्षर और ये पंचमाक्षर। फिर देख लो, ये ये कौन सा, प्रथम, तृतीय और पंचम। फिर देख लो, प्रथम, तृतीय और पंचम। फिर देख लो, प्रथम, तृतीय और पंचम, प्रथम, तृतीय और पंचम। यानी एक वर्ग में से कितने हुए, तीन। और कितने वर्ग है हमारे पास, पांच। तो पांच तिया 15 और चारों अंतस्थ या अर्ध स्वर। आपको बताया था कि इन्हें बोलने में बहुत ही कम वायु का इस्तेमाल होता है, इसलिए इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं। तो पांचों वर्गों के तीन तीन, प्रथम, तृतीय और पंचम, पांचों वर्गों के तीन तीन 15 और अर्ध स्वर 4 या अंतस्थ व्यंजन 4। तो 15 और 4 19, इसकी संख्या कितनी होती है, 19। अब महाप्राण, महाप्राण में क्या, दूसरा चौथा दूसरा चौथा दूसरा चौथा दूसरा चौथा दूसरा चौथा, देखो ये दूसरा, ये चौथा, ये दूसरा, ये चौथा, ये दूसरा, ये चौथा, ये दूसरा, ये चौथा, ये दूसरा, ये चौथा। ये कितने गुण, 10। और चारों उष्ण संघर्षी। इन्हें बोलने के लिए ज्यादा हवा की जरूरत होती है, चारों उष्ण संघर्षी। तो 10 और 4 14। दोस्तों अल्पप्राण कौन से होते हैं, सभी स्पर्शी व्यंजनों के प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ग तथा ये लव यानी अर्ध स्वर यानी अंतस्थ व्यंजन। ये कितने हुए, 19। महाप्राण व्यंजन कितने होते हैं, सभी स्पर्श व्यंजनों के द्वितीय और चतुर्थ वर्ग, 5 वर्ग हैं, एक वर्ग में से 2 ले रहे हैं, दूसरा चौथा, कितने हुए, 10। और 4 यानी सभी ऊष्म ऊष्म संघर्षी व्यंजन, ये कितने हुए, 14। ये 19, ये 14। और इससे पहले हमने घोष घोष पढ़े, वो कितने थे, 13 और 30। ये कितने, 19 और 14। ठीक। अब इसके साथ ही कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं परीक्षा में कि छ का उच्चारण स्थान क्या है, ज का उच्चारण स्थान क्या है, या क का उच्चारण स्थान क्या है। 4 ऑप्शन होते हैं, कंठ है, तालव्य है, या वत्स्य है, या संतुष्ट है। अजीब सा प्रश्न लगता है, फिर हम बोल के देखते हैं तो कंफ्यूज होते हैं, पता नहीं आवाज आ कहां से रही है। ऐसा नहीं है, थोड़ा सा समझना है। वैसे यदि आपकी मातृभाषा है इसे बहुत नहीं सोचते हैं कोई। क वर्ग के सभी अक्षरों की आवाज कंठ से आती है, च वर्ग के सभी अक्षरों की आवाज आती है तालु से। तालु का अर्थ होता है जीभ। च, आप जब भी बोलेंगे तो बीच वाला हिस्सा है वो जाके ऊपर टकराएगा तालु से। हमारे मुंह का जो ऊपरी हिस्सा है उसमें जाके जीभ का मध्य भाग टकराएगा। च छ ज छ, ये जो जीव का मध्य भाग है वो ऊपर जाके टकराएगा, ये एक जैसी। कवर कंठ से, चवर तालु से। कवर का अर्थ है मुर्दा से, मुर्दा का अर्थ क्या है, जीव का बाहरी हिस्सा, जीव का अंतिम किनारा ऊपर जाके तालु से टकराएगा, मुर्दा से। जीव ऐसे मुड़ के उससे टकराएगा। ट ट ड ढ ड़, ये सभी मूर्धा से। तो कवर्ग होता है वो कंठ से।
जीभ दांतों से भी टकराई। थ, आप बोल नहीं पाएंगे। आप एक बार प्रयोग करते हैं। त, थ, द, थ, न। आप इन्हें बोलेंगे तो आपकी जीभ को दांतों से टकराना ही पड़ेगा। और पवर में क्या है? ओष्ठ है। ओठों से बोलेगा फ, फ, ब, अ, म। आप जब बोलेंगे आपके दोनों ओठ चिपकेंगे फिर बोलेंगे फ, फ, ब, ध, म। तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओठ। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओठ। आप 5 चीजें याद करेंगे, 25 आपको याद है। अब याद क्या? यह लव, पहला छोड़ के आप क्रम में लिख लो। यह लव, हमने 5 बताए ना। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। तो सबसे पहले वाले को कंठ में मतलब कंठ छोड़ के आप क्रम से निकलो। यह लव, तो आपको पता लगेगा। या तालु से, र मूर्धा से, ल दंत से, और व ओठ से। व। अब 3 साव होते हैं। तो जहां से या शुरू किया था वहीं से सा शुरू कर दो। स स स ये क्रम से। और ह को सबसे ऊपर या था। हा की आवाज कहां से आती है? कंठ से। अ की आवाज, विसर्ग की आवाज, अह की आवाज, अ की आवाज, और क ख ग घ म इनकी आवाज, ये कंठ से। आप इसे नोट कर सकते हैं, इसका नोट्स बना सकते हैं याद रखने के लिए। एक ही बार में समझ सकते हैं। इसके बाद ये दो विशेष शब्द हैं। एक बोलते हैं वत्स। वत्स का होता है दंत मूल, दांतों की जड़ में जब जाके जीभ लगती है, जैसे ल, र, और ल। वो जीभ दांतों के नीचे नहीं आती। र, ल, दांतों की जड़ में लगती है। इन्हें बोलते हैं वत्स। और व पे थोड़ा कंफ्यूजन है, इससे दंतोष्ठ नहीं बोलते हैं व। ऐसा ना, व का उच्चारण विभिन्न जगह पे अलग प्रकार से होता है। बिहार में अलग उच्चारण होता है, राजस्थान में व का अलग उच्चारण होता है, उत्तर प्रदेश में पूर्वी में अलग होता है, पश्चिम में अलग होता है। दंतोष्ठ भी माना जाता है व का। बात तो सही। वत्स जो शब्द है वो केवल र और ल के लिए प्रयुक्त होता है। दंतोष्ठ व के लिए। छोटी सी। चलो, अगर आपने पढ़ाई की है तो बताइए क्या है? इनमें से अल्प प्राण कौन से वर्ण हैं? आ, ई, सब। अल्प प्राण कौन से होते हैं? अल्प प्राण होते हैं किसी भी अ, स्पर्श व्यंजन के प्रथम, तृतीय और पंचम। इसमें हमें प्रथम और तृतीय दोनों दिखाई दे रहे हैं। महाप्राण व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? ठीक है आपको। महाप्राण व्यंजनों की संख्या, अल्प प्राण की 19, महाप्राण की 14। महाप्राण व्यंजनों की संख्या 14। निम्न में से स्पर्श व्यंजन कौन सा है? स्पर्श व्यंजन क्या होता है? ये तो बाहर निकल गया। उसके बाद आता है, ये भी बाहर है, ये स्वर है। यही रहेगा। छ ध्वनि का उच्चारण स्थल क्या होता है? छ, च, शाखा से होता है ताल। उसी वर्ग के सभी ताल। छ वर्ण किसके योग से बना है? ये छोटा सा पॉज इसलिए है ताकि आप लोग इसे सॉल्व कर सकें। आपके कितने प्रश्न चाहिए कमेंट में आप बताना। निम्न में से किस समूह को अर्ध स्वर भी कहते हैं? अर्ध स्वर, अंतस्थ व्यंजन, यरल। अघोष वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? फाइंड आउट। मुझे नहीं पता, आप बताइए। अघोष वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? अघोष। 13। उम्मीद है आप लोग अच्छा सुनो। क्लास अगर थोड़ी सी ये थोड़ा सा समझने वाला विषय है। क्लास अगर थोड़ी सी बोझिल होती है, प्लीज एक बार और रिपीट कर। सबसे पहले क्लास देखिए, पूरी देखिए, फिर इन प्रश्नों के जवाब देने की कोशिश करें। मुझे पक्का भरोसा है इसमें से एक दो जवाब आपके फंसे।
उसके बाद फिर थोड़ा आप जब देख लें, फिर एक बार कागज कलम लेके आप क्लास में जो भी चीजें जरूरी है उन्हें पॉज कर करके नोट्स बनाए, फिर उस नोट्स को पढ़ें। उसके बाद आपको शायद तीसरी बार शायद जरूरत ही नहीं होगी, अगर हो एक बार और देख ले, ये दोनों क्लासेस कल वाली और आज वाली इतनी महत्वपूर्ण है कि यहाँ से एक या दो नंबर आते ही आते हैं। और आपको पता है कंपटीशन में एक या दो नंबर का मतलब है, अगर आप बहुत बड़ी परीक्षा में बैठे हैं जैसे एसएससी जीडी या यूपी पुलिस जहाँ बहुत सारे कंस्टिट्यूएंसी पार्टिसिपेट करते हैं, तो आप एक नंबर पर लगभग 5 से 10 हजार लोगों को पीछे छोड़, एक नंबर बहुत। आप दोनों क्लासेस सही से लेंगे, थोड़ा सा इसका अभ्यास करेंगे, तो आप इन दोनों क्लास, मेरा वादा है अगर कोई मेरी पूरी क्लास है सही से नियम से लेते हैं और उसका थोड़ा अभ्यास करते हैं, तो आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। कुछ एक स्टूडेंट्स को छोड़ के ज्यादातर स्टूडेंट, कोई 100% भी करे तो आश्चर्य की बात नहीं, बट अप टू 95% सब लोग करेंगे। जय हिंद जय भारत।